वर्जीनिया हॉल एक डिसेबल्ड सीक्रेट एजेंट जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज के खिलाफ लड़ाई में अपना रोल निभाने की कसम खा ली थी। जहाँ एक तरफ हर कोई उनके जेंडर और डिसेबिलिटी से उनकी काबिलियत को नाप रहा था, वहीं वर्जीनिया हॉल ने उन सब से आगे जाकर अपनी काबिलियत को साबित किया। वर्जीनिया हॉल फ्रेंच, जर्मन और इटालियन लैंग्वेजेस में फ्लुएंट थी। उन्होंने जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जहां उन्होंने फ्रेंच और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। क्योंकि वर्जीनिया यूरोप में अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में पढ़ाई की और एंड में 1931 में वॉर्सो, पोलैंड में अमेरिकन एम्बेसी में एक क्लर्क के रूप में काम किया। एक अमेरिका परिवार में पली बड़ी वर्जीनिया चाहती तो आराम की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उन्हें आराम की जिंदगी बड़ी ही रूखी लगती थी। वर्जीनिया, जिन्हें उनकी डिसेबिलिटी की वजह से लिंपिंग लेडी या लंगड़ा चलने वाली लेडी के नाम से जाना जाता था, और उनका पैर लकड़ी का होने के पीछे भी एक कहानी है। 1933 में वर्जीनिया पक्षियों का शिकार कर रही थी। उनके हाथ में बंदूक सेट थी और चील जैसी नजर शिकार पर फोकस थी, लेकिन एंड में अचानक वो लड़खड़ा गई और गलती से गोली उनकी राइट पैर में लग गई। जब उनका ट्रीटमेंट किया गया तो उनका पैर घुटने के नीचे से काट दिया गया था और उसकी जगह एक लकड़ी लगाकर अटैच कर दिया गया, जिसका वर्जीनिया ने प्यार से कथबर्ट निकनेम रख दिया था। अपना एक पैर गंवाने के बाद उसने फिर से एक काउंसलर क्लर्क के रूप में काम किया। वर्जीनिया ने यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन सर्विस के साथ एक डिप्लोमेट बनने की कई बार कोशिश की, लेकिन उस वक्त महिलाओं को कहाँ काम पर रखा जाता था। 1937 में विकलांग लोगों को डिप्लोमेट के रूप में अपॉइंट करने के खिलाफ एक रूल की वजह से उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ साफ मना कर दिया, लेकिन वर्जीनिया ने भी एक डिप्लोमेट के रूप में काम करने और कंट्री की सेवा करने की ठान ली थी। फरवरी 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट में वर्जीनिया फ्रांस की आर्मी के लिए एक एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई और जून 1940 में फ्रांस की हार के बाद उसने स्पेन जाने का रास्ता बनाया, जहां उसकी मुलाकात एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर से हुई। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर वर्जीनिया की स्मार्टनेस से इम्प्रेस हो गया और उसने अपने एक दोस्त का टेलीफोन नंबर दिया जो इंग्लैंड में काम ढूंढने में उसकी मदद कर सकता था, और वो दोस्त स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव्स SOE के लिए काम करता था। उसने वर्जीनिया को हायर करने में मदद भी की। अप्रैल 1941 में वर्जीनिया SOE में शामिल हुई और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 23 अगस्त 1941 को विची फ्रांस पहुंची। वर्जीनिया SOE के फ्रांस सेक्शन से फ्रांस भेजी जाने वाली दूसरी महिला एजेंट थी और पहली जो इतने लंबे समय तक वहां टिक पाई थी। वर्जीनिया को स्पाई करने के लिए एक रिपोर्टर के रूप में भेजा गया था, जिसने वहां लोगों का इंटरव्यूज लेने, जानकारी इकट्ठा करने और मिलिट्री प्लानर्स के लिए यूजफुल डिटेल्स से भरी कहानियां पब्लिश करने का काम किया। उसने खुद को फ्रांस की एक सिटी लायन की रहने वाली बताया। वर्जीनिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक सीक्रेट एजेंट के रूप में काम किया था और उसे अपने दम पर सही डिसीजन लेने होते थे, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स को अरेंज करना, किसे रिश्वत देनी है और कहाँ छुपाना है, भागते हुए एजेंट्स को शांत करना, उन्हें छुपने के लिए जगह देना और वायरलेस सेट के डिस्ट्रीब्यूशन को सुपरवाइज करना। फ्रांस में उनका लंबा काम करने का टेन्योर ये दिखाता है कि उन्हें कितनी सावधानी और स्मार्टनेस के साथ काम किया था कि एक बार भी किसी को उन पर शक नहीं हुआ। अक्टूबर 1941 में उन्होंने खतरे को पहले ही महसूस किया और SOE एजेंट्स की एक मीटिंग को अटेंड करने से मना कर दिया, जिस पर फ्रांसीसी पुलिस ने छापा मारा और काफी सारे एजेंट्स को पकड़ लिया गया। उन्होंने 1941 से 42 में फ्रांस में 13 महीने बताए, स्पाई नेटवर्क्स को ऑर्गेनाइज किया, सेफ हाउसेस चलाए और ब्रिटिश सरकार को इंपॉर्टेंट खुफिया जानकारी भी दी। सब वर्जीनिया ने गेस्टापो से एक कदम आगे रखते हुए किया, जो उनकी डिसेबिलिटी का मजाक बनाकर उन्हें द लिंपिंग लेडी कहकर बुलाता था। 1941 से 42 की सर्दी वर्जीनिया के लिए काफी दुखद थी। एक लेटर में उसने कहा कि अगर SOE उसे साबुन का एक टुकड़ा भेजेगा तो वो बहुत खुश और बहुत साफ होगी, और जब ब्रिटिश एयरमैन को यूरोप में गोली मार दी गई या कोई इंसिडेंट में इंजर्ड हो गए तो वर्जीनिया उनकी वहां से भागने और इंग्लैंड लौटने में हेल्प करती थी। उसे एक अपना रास्ता खोजने के लिए उन सब एयरमैन को कहा गया था कि उन्हें एक अमेरिकन कंसल्टेंट के पास जाना होगा जो कि ओलिवर का दोस्त था, और असल में ओलिवर वर्जीनिया हॉल ही थी, जिसने ब्रॉथल को सेफ हाउस बना रखा था। वर्जीनिया में ब्रॉथल के मालिक और बाकी के दोस्तों की मदद से उन्हें एयरमैन को छुपाया, खिलाया और दर्जनों एयरमैन को फ्रांस से स्पेन यानी वापस इंग्लैंड जाने में मदद की।
1947 में वर्जीनिया सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA में शामिल हो गई और उस वक्त उस नई एजेंसी में काम पर रखी गई वो पहली महिला में से एक थी। एक फीमेल होने की वजह से वर्जीनिया ने हर कदम पर भेदभाव सहन किया। उनके सीनियर्स ने कभी भी उनका सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी वर्जीनिया की बेहतरीन सर्विसेज की वजह से उन्हें प्रमोशन और रिस्पेक्ट दोनों मिला। यूरोपियन देशों में सोवियत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्हें एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट के रूप में डेस्क जॉब दिया गया था। लेकिन वर्जीनिया जो लाइफ में रिस्क और थ्रिल के लिए जीती थी, उन्हें कहाँ डेस्क जॉब सूट करने वाला था। इसलिए उन्होंने इस जॉब से रिजाइन दे दिया। लेकिन वर्जीनिया को डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलती थी, क्योंकि 1950 में उन्हें एक और डेस्क जॉब के लिए दोबारा काम पर रखा गया। फिर कहीं 1950s में जाकर उन्होंने फिर से सोवियत हमले के मामले में कई यूरोपियन कंट्रीज में अपने ग्रुप्स बनाने के लिए एक मॉडल के रूप में फ्रांस में अल्ट्रा सीक्रेट पैरामिलिट्री ऑपरेशन को लीड किया। वो CIA की सीक्रेट एजेंट्स की ब्रांच में एक पवित्र प्रेजेंस बन गई थी। वर्जीनिया हॉल पहली फीमेल ऑपरेशन ऑफिसर बनी और यूरोप में अंडर कवर एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाली स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन की एक वैल्यूएबल मेंबर बन गई थी। हालांकि फिर भी कभी कभी वर्जीनिया को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता था जब उसके सीनियर ऑफिसर उसकी पुअर परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करते थे। वर्जीनिया हॉल ने अपनी लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखा था। उनके तौर तरीकों के बारे में जानना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने बहुत कम इंटरव्यूज दिए थे और ना ही ज्यादातर लोगों की तरह उन्होंने खुद की बायोग्राफी लिखी और लिखवाई थी। 1966 में वो 60 साल की मैंडेटरी रिटायरमेंट एज में रिटायर हो गई। उनके करियर की सीक्रेट CIA रिपोर्ट में CIA ने एक्सेप्ट किया कि उसके साथी ऑफिसर्स ने महसूस किया था कि उन्हें बार बार डेस्क जॉब की तरफ धकेला गया था, क्योंकि उनके मेल कलीग्स को भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से पीछे छोड़ दिया था और उनकी वजह से सबको उनके करियर पर खतरा महसूस होता था। वर्जीनिया हॉल एक OSS लेफ्टिनेंट पॉल गॉयलॉट से मिली और उन्हें उससे प्यार हो गया, जिसने उसके साथ काम भी किया था। पॉल उनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और स्मार्ट एंड शार्प माइंड की वजह से इंप्रेस हो गया था और वर्जीनिया के साथ काम करते हुए दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगी। और क्योंकि दोनों एक ही प्रोफेशन से थे, तो दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी थी। 1957 में इस कपल ने सालों तक साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद शादी कर ली। अपनी जॉब से रिटायर्ड होने के बाद दोनों मैरीलैंड में एक फार्म में रहने लगे, जहां 8 जुलाई 1982 को वर्जीनिया हॉल ने अपनी आखिरी सांसें ली और उनकी मौत के 5 साल बाद उनके पति की भी मौत हो गई। वर्जीनिया हॉल की पर्सनालिटी से एक पेट्रियाटिक मूवी के लिए परफेक्ट किरदार बनाया जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने अपनी लग्जूरियस लाइफ को छोड़कर हर कदम पर खतरे का सामना किया और देश के लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए सिर्फ दुश्मन से ही नहीं बल्कि अपने लोगों से लड़ना पड़ा। लेकिन वर्जीनिया हॉल ने कभी हार नहीं मानी और बस अपने गोल पर फोकस रही। वर्जीनिया आगे न जाने कितनी स्पाई एजेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बनी है। ऐसी ही एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर हमें पठान फिल्म में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ये वर्जीनिया हॉल चार्मिंग, स्मार्ट और एक्सीलेंट सीक्रेट एजेंट होने के साथ साथ ड्रामेटिक, विटी और एक्शन पावर से भरपूर होगा। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।